रोटेशनल काइनेमेटिक्स हमने पढ़ा। रोटेशनल काइनेमेटिक्स हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज रोटेशनल काइनेमेटिक्स? अगर आपसे इन जनरल पूछा जाए व्हाट इज रोटेशनल काइनेमेटिक्स, वही जो काइनेमेटिक्स था हमारा। दो मोशन है, अलग अलग है बिल्कुल, ठीक है। वन इज लीनियर मोशन, वन इज रोटेशनल मोशन, राइट। दो मोशन है जो अलग अलग है, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल काइनेमेटिक्स वाज अबाउट कि अगर रोटेशन हो रहा है तो उस समय आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन को कैसे परसीव करेंगे, कैसे समझेंगे, ठीक है। अब आज हम आ रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स में। रोटेशनल डायनामिक्स में जो सबसे पहला पार्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इफ आई आस्क यू व्हाट इज इनर्शिया, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्ड को छोड़ के बात करते हैं इनर्शिया की। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था, ठीक है। न्यूटन्स लॉ के साथ हमने शुरू किया था और यहीं से हमारा न्यूटन्स लॉ शुरू हुआ था, ठीक है। जब हम किसी बॉडी को, ठीक है, इससे पहले हम रोटेशनल मोशन पे आए, हम बात करते हैं। जब हम किसी बॉडी को फोर्स लगाते हैं, हम लिखते हैं यहां मास m, ठीक है। और यहां पे हम लिखते हैं m, फोर्स लगाते हैं, ठीक है। ये 10 kg है और ये सपोज करो 40 kg, ठीक है। मान लो फोर्स की वैल्यू हम 10 न्यूटन रखते हैं, तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो यहां भी हम 10 न्यूटन ही रखते हैं, ठीक है। तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, राइट। फोर्स जो है वो एक्सटर्नल थिंग, फोर्स तो बाहर से कोई लगाएगा, सिस्टम पे लगाएगी, ठीक है। हम जो स्टडी करते हैं वो सिस्टम की करते हैं, ठीक है। हम जो स्टडी करेंगे वो सिस्टम की करेंगे। तो पहले केस में आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई? फोर्स अपॉन मास, मतलब 10/10, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरे केस में कितना आ जाएगा? फोर्स अपॉन मास यानी कि 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स तो हमने सेम लगाया था, लेकिन एक्सेलरेशन अलग अलग हुआ। पहले केस में एक्सेलरेशन आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दूसरे केस में एक्सेलरेशन आपका 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपके एक्सेलरेशन को होल्ड कर रही है, आपके एक्सेलरेट होने नहीं दे रही? वो है मास। चेंज क्या किया हमने? मास ही तो चेंज किया, और तो कुछ हमने चेंज नहीं किया। तो वो है आपका मास। मास जो है वो आपके स्टेट को चेंज होने से रोक रहा है लीनियर मोशन में। जब हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा तो हमने मास के साइज की बात नहीं करी, हमने मास के अंदर सेंटर ऑफ मास की बात नहीं करी, राइट। हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा तो हमने बात करी सिर्फ मास की, और हमने बोला इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने बोला इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग मास एंड बट डायमेंशंस आर नॉट डिफाइंड। न्यूटन्स लॉ को समझने के लिए हमने हर शेप एंड साइज को सिमिलर ट्रीट किया। मास तो अलग अलग डेफिनेटली लिया, लेकिन हर शेप को हमने सिमिलर ट्रीट किया, राइट। और उसको हमने बोला पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो अगर आपका मास ज्यादा है तो एक्सटर्नल फोर्स के लिए आपके मास में रेजिस्टेंस ज्यादा है। समझ में आ रही बात? अगर मास ज्यादा है तो एक्सटर्नल फोर्स के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा है।
इसका मतलब इन लीनियर मोशन, इन व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया इज टेंडेंसी टू resist लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन के केस में क्या हो जाए? ये चीज ये काम कौन कर रहा है? आपका मास कर रहा है। तो मास इज नथिंग बट द इनर्शिया, राइट? बट अब अगर हम रोटेशनल मोशन पे आ जाएं तो वही चीज है कि द टेंडेंसी, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट द टेंडेंसी टू रेजिस्ट रोटेशनल मोशन। अब सवाल ये उठता है कि रोटेशनल मोशन में हमने मास को क्यों नहीं लिया? रोटेशनल मोशन में हमने मास को क्यों नहीं लिया? ठीक है, तो अब मैंने एक रिजिड बॉडी बनाई। अब सपोज करो ये रिजिड बॉडी है, इसका हर पार्टिकल का मास अलग अलग है। मान लो ये मेरा एक पार्टिकल है, इसका मास आपका m1 है। ये दूसरा पार्टिकल है, इसका मास आपका m2 है। इसको हमने r1 दे दिया, इसको हमने r2 दे दिया, ठीक है। जब आप रोटेशनल मोशन पे होते हो ना, तो मास का इफेक्ट आपको फील होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपने इस तरीके से घुमाया ओमेगा से, ठीक है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन में अब आप मुझे बताओ कि ठीक है, मास मैं मान लो सेम भी ले लूं, चलो मैं दोनों को m भी ले लूं, ठीक है। समझने के लिए काम करते हैं, मास को हम m ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, छोटा सा। एक हमने स्ट्रिंग, एक हाथ, एक तरफ हमने हाथ में पकड़ा एक स्ट्रिंग को, ठीक है। और सपोज करो कि ये आपका 1 kg का एक छोटा सा स्टोन इस पे टिका है, ठीक है। हमने आपका 1 मीटर लेंथ की एक रस्सी लटकाई, सेम वही 1 kg लिया हमने, लेकिन इस बार रस्सी हमने 2 मीटर की कर दी, ठीक है। और उसको हम घुमाना चाहते हैं गोल गोल हाथ पे, रोटेट करवाना चाहते हैं, ठीक है। क्या दोनों केसेस में ताकत मेरे को बराबर लगेगी क्या? या ये बोलने कि चलो इसको ऐसे घुमा घुमा के, ठीक है, हमने हाथ के ऊपर ऐसे घुमाया वर्टिकल सर्कल में, और घुमा के हमने किसी को, यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा है, ठीक है, इसको हमने फेंक के मारा, एक बार इससे मारा एक बार इससे मारा, किस केस में उसको ज्यादा चोट लगेगी? सेकंड वाले केस में सेकंड ज्यादा चोट लगेगी, ठीक है। मास तो सेम रखा था, फिर सेकंड केस में चोट ज्यादा क्यों लगी? क्योंकि जब आप रोटेशन करा रहे हो तो इस मास की वेलोसिटी यहाँ पे v हो गई, ठीक है। बात समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूं जरा कि पंगा कहां हो रहा है। कैलकुलेशन वाइज जरा इसको समझते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ ओमेगा से घूम रहा है, तो ये v1 हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ये ओमेगा इंटू r1 हो गया। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, क्या हो गई? ये ओमेगा इंटू r2 हो गई, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे मास हैं, यहाँ पे मास की v3 हो गई, ठीक है, विच इज ओमेगा इंटू r3। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर, है ना, ये होती है काइनेटिक एनर्जी। अब जरा इस केस में निकाल के देखें तो टोटल काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अलजेब्रिक सम कर दूं मैं सबका, तो हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर प्लस हाफ m v3 स्क्वायर अप टू हाफ m vn स्क्वायर। तो हाफ m, ये आ गया आपका ओमेगा r1 का होल स्क्वायर, हाफ m ओमेगा r2 का होल स्क्वायर,
हाफ एम ओमेगा आर थ्री का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है, हाफ एम ओमेगा आर एन का होल स्क्वायर। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर सब में आएगा, कॉमन निकाल लो, ठीक है, या एम को भी अंदर रहने देते हैं, ठीक है, एम को अंदर रहने देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एम आर वन स्क्वायर एम आर टू स्क्वायर अप टू एम आर एन स्क्वायर। ये एक फैक्टर आ रहा है यहां पे, देखो, मास इनटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका इफेक्ट ऑफ मास। बात समझने की कोशिश करो, ये इफेक्ट ऑफ मास। तो ये जो टर्म आ रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका एम आर वन स्क्वायर एम आर टू स्क्वायर अप टू एम आर एन स्क्वायर। कॉन्सेप्ट यहां पे क्या है कि कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट मासेस से मिलकर के बना हुआ है ना, कोई भी रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से या बहुत सारे पॉइंट मासेस से मिलकर के बनी हुई, राइट। हर मास की अपनी इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन जो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वहां पे जो आपका मास है ना, वो मास अकेला अपने मास का रोल प्ले नहीं कर रहा। वो किसका रोल प्ले कर रहा है, आपका डिस्टेंस जो आ रहा है सेंटर से, जो डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो उसका डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर उसमें ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये एम आर स्क्वायर जो बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप डिस्टेंस लोगे, पॉइंट मास की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, राइट, इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको बोलूंगा कि एक चैप्टर रोटेशनल काइनेमेटिक्स हमारा खत्म हो गया, अब हम दूसरे चैप्टर पे आ गए हैं, ठीक है, दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स का एक पहला पार्ट हम लोग कर रहे हैं, दैट इज सेकंड चैप्टर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है। रोटेशनल जैसे आपने पहले पढ़ा ना, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, उसके बाद फ्रिक्शन, उसके बाद वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, कितने चैप्टर, बहुत सारे, उसके उसके बीच में मैंने उसको भी थोड़ा टॉपिक वाइज तोड़ दिया था आपके चैप्टर्स में। मैंने बोला सेंटर ऑफ मास कोलिजन एक चैप्टर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक चैप्टर, राइट। अब वो सारे चैप्टर इस एक, वो सारी चीजें जितना हमने अलग अलग चैप्टर पढ़े हैं, वो सारी चीजें हम रोटेशन के केस में दोबारा पढ़ेंगे। तो हर हर चीज एक चैप्टर हो गई ना कंप्लीट। तो वैसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ मास से मेरा मतलब ये है कि अगर मास रखा हुआ है तो वो मास है, अगर उस मास को आपने रोटेट कर दिया तो मास इनटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज द इफेक्ट, ठीक है, वो उस मास का इफेक्ट है। अगर मैं मास की वैल्यू ना चेंज करूं, अगर मैं मास की वैल्यू ना चेंज करूं, खाली उसका डिस्टेंस चेंज कर दूं, तो उससे बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ जाएगा, उसकी एनर्जी में फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई चीज है, ये इसमें एम इसका मास है, इसकी स्पी है, कितनी काइनेटिक एनर्जी, आप बोलोगे सर हाफ एम वी स्क्वायर। अब मेरे को इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है, क्या करूं? बहुत सिंपल है, अगर मेरे को इसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है सर, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे रोटेशन में ऐसा नहीं है। रोटेशन में आपको खाली डिस्टेंस को चेंज करना है, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो मास इंटू डिस्टेंस का जो स्क्वायर है, वो एक इफेक्ट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लो आपका एक मास रखा हुआ है, ठीक है, ये एम मास है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैं इसको घुमा रहा हूं, ठीक है, ओमेगा से मैं इसको घुमा रहा हूं, ये डिस्टेंस आर है,
तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr²। अब सपोज करो कि यहाँ पे मेरा ये मास है, ठीक है, एक मास मेरा यहां जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इनको मैं साथ में ऐसे घुमा रहा हूं ओमेगा से, ये आपका R1 है, ये M1 है, ये आपका R2 है, ये M2 है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m1r1² प्लस m2r2², ठीक है। अब सपोज करो कि मैंने यहां पे इस m1 को यहां रखा, ये R1 है, और ये M2 रखा, ये R2 है, ठीक है। अब मैं घुमा रहा हूं ओमेगा से, तो अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी m1r1² प्लस m2r2²। ऐसा नहीं है कि यहां से है तो ये डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लोगो तब भी उसकी स्क्वायर है, आपको दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ, ठीक है। अगर नेगेटिव आप लेते भी हो तो इसका स्क्वायर है, राइट, तो स्क्वायर क्वांटिटी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ये केस में मास का इफेक्ट और इस केस में मास का इफेक्ट जो है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों सेम हो, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कभी भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आई बोलते हैं इसको, ठीक है, टू फाइंड एम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डिफाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबसे पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन में पंगा हुआ तो बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या सबको? जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ना मास की, हम क्या बोल रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में वही काम करेगा जो लीनियर मोशन में मास करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में वही काम करेगा जो लीनियर मोशन में मास करता है। लेकिन अगर हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या मास पे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन बन करके आता है, मास से रिलेटेड नहीं बन के आता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन के बेसिस पे ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आता है, बड़ा मजेदार है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन पे क्वेश्चन बन करके आएगा, और बड़ा मजेदार होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है और ये बहुत इजी चीज है, बहुत जल्दी सीख जाओगे, मेरी गारंटी। इसका हर क्वेश्चन आपसे किसी भी कितना भी टफ आ जाए आपसे बनेगा, ठीक है, ये गारंटी है मेरी। ये पार्ट समझ में आ रहा है सबको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? फटाफट से एक बार हैंड रेस कर दो बेटा। और अगर अभी तक कोई दिक्कत हो रही है, कुछ चीज ना समझ में आ रही है तो आप पूछ सकते हो। अब इसमें आता है एक वर्ड आता है रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर मान लो एक आपकी रिजिड बॉडी है ना, राइट, एक आपकी रिजिड बॉडी, ठीक है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत सारे इसमें डिफरेंट मासेस, ठीक है। लेट अस से कि ये m1 है r1 डिस्टेंस पे, ये m2 है r2 डिस्टेंस पे, ये m3 है r3 डिस्टेंस पे, एंड सो ऑन, बहुत सारे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, m1r1² प्लस m2r2² अप टू mnrn², यही तो हुआ, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, m1r1² m2r2²। लेट अस से अज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट m1 m2
एम एन, ये आपस में इक्वल है और इनकी वैल्यू एम ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर वन स्क्वायर प्लस एम आर टू स्क्वायर अप टू एम आर एन स्क्वायर। ये मेरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल। रेडियस ऑफ गायरेशन बोलता है, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन बोलता है कि भाई ये पूरे मासेस को मिला करके, ठीक है, अगर मैं एक जगह रखूं, एक ऐसे पॉइंट पे कंसंट्रेट करूं जिसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सपोज करो के है, और वो सेम इफेक्ट जनरेट करेगा जो बाकी के मास मिलके जनरेट कर रहे हैं। एंटायर मास of the system of particle is concentrated at a distance and generating the same effect what other mass is compositely doing, right? So the distance from the axis of rotation, this k, is known as radius of gyration, right? तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इसको यहां एक साथ रखूं, सारे मास को एक साथ रखूं, तो n मास थे और एक का मास m था, तो n इंटू m हो गया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, n इंटू एम इंटू के स्क्वायर। तो इसका मतलब ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इफेक्ट सेम होने चाहिए, तो एन एम के स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एम आर वन स्क्वायर प्लस एम आर टू स्क्वायर अप टू एम आर एन स्क्वायर, राइट। तो यहां से आपका m दिख रहा है आपको, सारे कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या बच गया आपका, के स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर अप टू आर एन स्क्वायर बाई एन। तो k is under root r1 square plus r2 square up to rn square by n, and this k is nothing but radius of gyration. कई बार आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन पे, कैसे क्वेश्चन आते हैं जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। राइट, क्या हुआ रेडियस ऑफ गायरेशन, मैं एक बार फिर से आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि इफ द masses of a system of particle is concentrated at a location which is generating same rotational effect as all other masses are compositely doing, the distance from the axis of rotation to the point of concentration of masses is known as radius of gyration, right? ये एक मैथमेटिकल टर्म है, क्यों डिफाइन किया जाता है इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। आगे जब टॉर्क वगैरह पढ़ेंगे तभी डिटेल में समझ में आएगा क्यों जरूरत था इसको डिफाइन करने का। कोई भी चीज फिजिक्स में फालतू की हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि चलो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज कुछ हम लोग जनरेट कर रहे हैं, इसका रियल लाइफ में इफेक्ट्स हैं इसके, ठीक है, इनकी जरूरत पड़ती है आगे के कैलकुलेशंस के लिए, राइट। सबको समझ में आ रहा है ये रेडियस ऑफ गायरेशन के डेफिनेशन? इज देयर एनी इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई शक, कोई सवाल किसी के दिमाग में? मामला बड़ा खतरनाक होगा थोड़ी देर में, मैं पहले ही बता दूं। चलो आगे चलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मासेस, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास, राइट। अब जैसे मान लो ये मेरा मास m है, इससे मैंने दूसरा मास r डिस्टेंस m1 है, दूसरा मास m2 रखा r डिस्टेंस पे,
और इस m1 के ऊपर ही मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन रखा और इस तरीके से सिस्टम ऑफ पार्टिकल को घुमाया। ठीक है, मतलब ये m2 जो है m1 के चारों तरफ ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, m2 m1 के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। आपको यहाँ पे अपनी विजुअलाइजेशन मतलब इमेज आपको दिमाग में क्रिएट करना सीखना पड़ेगा। दैट इज द ओनली थिंग विच कैन मेक फिजिक्स स्पेशली रोटेशन इजियर फॉर यू। ठीक है ना, इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, राइट। तो यहां के इस केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा क्या हो जाएगा, m2 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, m1 कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट नहीं करेगा क्योंकि m1 मेरा पॉइंट मास है। पॉइंट मास मतलब मैं डायमेंशन नहीं डिफाइन कर रहा हूं उसकी, एंड दैट इज लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां पे लिख लो कि इफ मास इज लाइंग ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, it will not generate any मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई मतलब नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अपनी ही एक्सिस पे कैसे रोटेट करेगा। ठीक है, अगर मान लो आपका ये m1 है, ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरी ऐसी है ना, ऐसे घुमाना, दूसरा मास जो है मेरा वो इस तरीके से टाइड अप है। ठीक है, सपोज करो ये एंगल जो है ये 45 डिग्री है। तो मेरे को डिस्टेंस जो लेना है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन लेना है। सपोज करो इनके बीच का डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूं के। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दिस केस विल बी m इंटू के स्क्वायर, राइट। के हमें पता नहीं है, तो के की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर कहां से निकालेंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री से। दैट विल बिकम आर साइन 45, यानी के इज इक्वल टू आर बाई √2, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बिकम m इंटू आर बाई √2 का होल स्क्वायर, मतलब mr² बाई 2। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, बोलो। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो सीरियसली एकदम नीट एंड क्लीन नोट्स बना रहे हैं रोटेशन के, ठीक है? एकदम नीट एंड क्लीन, इतना अच्छे से होना चाहिए कि आप अगर किसी अनजान व्यक्ति को दो, किसी अनजान स्टूडेंट को, तो उसको पढ़ के रोटेशन समझ में आने लगे। जितना डिटेल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक एक चीज ढंग से लिखी हुई हो वहां। और ये मैं हर बैच में बोलता हूँ, ठीक है, कि आपके नोट्स कुछ चैप्टर्स स्पेशली जैसे रोटेशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, फिजिक्स में ऑलमोस्ट हर चैप्टर में बहुत सारी मैंने नई बातें आपको बताई। हर बैच में मैं चीज बोलता हूँ, आपके नोट्स इतने प्यारे होने चाहिए ना कि आप अपने जूनियर्स को दे के जाओ। किसी अच्छे जूनियर का आइडेंटिफाई करो, एक अच्छा जूनियर जो आपको लगता है कि हाँ ही डिजर्व्स इट, और उसे दो, उसकी आधी परेशानियां आप हल कर दोगे। तो उतने अच्छे से कौन कौन बना रहा है नोट्स, कौन बड़ा कॉन्फिडेंट है कि हाँ नोट्स मेरे एकदम परफेक्ट है। और ट्वेल्थ में जुलाई अगस्त के बाद जब इसको हम पढ़ेंगे तो मुझे ये सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी, तब मेरे को ये नहीं लगेगा कि यार ये यहाँ क्यों लिखा था। चलो, अब हम लोग देखते हैं एक 3 मास का सिस्टम देखते हैं। सपोज एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसको तीनों वर्टाइसेस पे m मास रखा हुआ है।
ना 9 10th की तो बात अलग है। 9 10th और 11th का ना आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। इसलिए नहीं है क्योंकि 9 10th में तो किताबों में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको उतनी लेवल पे पढ़ना है, और उस समय मतलब स्पेशली हम साइंस की बात करें तो इतना आपको आता ही नहीं कि जनरल साइंस पढ़ते हैं। जनरल साइंस मीन जनरल नॉलेज ऑफ साइंस। वहां फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं, वहां तो टाइम बता रहा हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 11th में प्रॉब्लम ये है, नोट से मेरा मतलब ये है कि जब ऑफलाइन क्लासेस में आप होते हो तो ठीक है, हम आपके नोट्स देख रहे होते हैं कि आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो, ठीक है। पहली बात तो ये होती है कि नोट्स हमें खुद को समझ में आ जाए हमने क्या लिखा है। दूसरी बात होती है आपको जब जेई वगैरह के लिए या नीट के लिए आप तैयारी कर रहे होते हो तो आपको नोट्स मल्टीपल वेज में बनाने पड़ते हैं। एक आपके डिटेल्ड नोट्स होते हैं जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं। आप खाली इस चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में शायद आपको फील हुआ होगा कि हजारों चीजें ऐसी हैं कि आपकी किताबों में है ही नहीं। एनसीईआरटी तो छोड़ दो, एनसीईआरटी के अलावा मैं बात कर रहा हूँ। इवन द बेस्ट बुक्स जो भी आपको पता है या जो आपने सुनी है या जो आपको इंटरनेट से देख के पता चलता है, आप उठा के देख लो, उसमें भी वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी जो हम लोग यहाँ क्लासरूम के अंदर डिस्कस करके बताते हैं। दूसरी चीज होता है, फिर उसका दूसरा टाइप आता है नोट्स का जिसमें आपके सिर्फ फॉर्मूले और मेन मेन चीजें होंगी जिसको हम रिवीजन नोट्स बोलते हैं। शॉर्टकट्स वेज में बने होने चाहिए। पूरा रोटेशन चैप्टर आप 1 घंटे के अंदर रिवाइज कर सको या आधे घंटे के अंदर रिवाइज कर सको, इतने शॉर्टकट में चीजें लिखी हुई होनी चाहिए, राइट। एंड दैट हैज टू बी प्रिपेयर्ड बाय योरसेल्फ ओनली। नो, नॉट ओनली फॉर्मूला बुक, फॉर्मूला नहीं खाली, ठीक है, फॉर्मूला के अलावा कुछ कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, कुछ कुछ छोटे छोटे शॉर्टकट्स जो क्वेश्चन के लिए बताए गए वो होने चाहिए उसमें। सेलेक्ट वही होगा जो उसके जो पूरा सिलेबस 11th और 12th का कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेगा। बहुत सिंपल फंडामेंटल। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, एंड दैट शॉर्टकट नोटबुक हैज टू बी प्रिपेयर्ड बाय यू एंड यू ओनली। और वो कैसे बनाई जाती है? ऐसे नहीं बनाई जाती कि हाँ चलो अपना एक जो डिटेल्ड वाली नोटबुक है उसको रखा सामने। देखो, डिटेल नोटबुक मैं बोलता ही नहीं बनाने को। अगर कोई बहुत अच्छी बुक्स मुझे पता होती कि यार ये किताब बहुत अच्छी है, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें बहुत डिटेल में दी हुई हैं, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं, इसी से पढ़ना। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए आपको डिटेल नोटबुक की जरूरत है। अदरवाइज मैं सिर्फ शॉर्टकट ही बनवाता। तो और शॉर्टकट वाली आपको बहुत जरूरी है। तो शॉर्टकट वाली ऐसी होनी चाहिए कि हमने सब कुछ बंद कर दिया, किताब नोटबुक सब बंद है। हम दो दो बार चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मतलब अब आपका टाइम आ रहा है शॉर्टकट नोटबुक शुरू करने का। अभी तक तो मैंने बात भी नहीं करी इसकी। तो अब आप सिर्फ कॉपी और पेन लेकर के बैठोगे और पूरे चैप्टर का नोट्स एट वन गो बनाओगे। एंड इट शुड टेक ओनली हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स पूरा चैप्टर आपको नोट बनाने में। आपको एक एक पॉइंट खुद से याद होना चाहिए। वो होता है शॉर्टकट नोटबुक। अदरवाइज शॉर्टकट नोटबुक क्या था, मेरे पास भी, मैं भी आपको पीडीएफ थोड़े दिन में शेयर करूंगा, अभी नहीं करूंगा, हो सकता है 12th के स्टार्ट में शेयर करूं शॉर्टकट नोटबुक की। लेकिन वो हमारी बनाई हुई, वो आपके बहुत काम आने वाली है नहीं। काम तो वही आएगी जो आप खुद से बनाओगे, ये एकदम याद कर लेंगे। हमें तो देना है बिकॉज दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम देते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे कि अगर आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया, पहला डिफाइन करना है कि भैया हम रोटेशन कैसे करा रहे हैं, राइट। इसका एंगल सारा 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब मैंने सपोज करो ये जो लाइन जा रही है किसी भी एक साइड के ऊपर है ना, ये मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन रखा, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। और साइड सपोज करो इसकी ए। तो देखो ये जो मास नंबर 1 2 3, तो मास नंबर 1 और 2 तो मेरे एक्सिस ऑफ रोटेशन में ही है। इसका मतलब ये आपका कैसे, ये आपका रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। आप थोड़ा दिमाग में इमेजिन करो, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका इस तरीके से रोटेट करेगा, ठीक है, राइट। जो थर्ड मास है वो 1 और 2 के चारों तरफ। इसका मतलब अगर मान लो इस लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं इसको बोल रहा हूं एक्स एक्सिस, इसको बोल रहा हूं वाई एक्सिस, और मेरी तरफ जो एक्सिस आ रही है उसको जेड एक्सिस बोल रहा हूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मास नंबर 3 कौन से प्लेन में रोटेट कर रहा है? जेड एक्सिस हुआ बेटा, प्लेन बताना। प्लेन दो एक्सिस को मिलकर बनेगा।
रोटेट होगा तो सर्कल बनेगा ना जय। ये आपका कुछ इस तरीके से रोटेशन होगा ना वाई जेड प्लेन पे। एक्स एक्सिस तो हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने एक्स एक्सिस लिया है। तो रोटेशन का एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ओमेगा इस डायरेक्शन में है, तो आपका रोटेशन किधर हो रहा है, आपका वाई जेड प्लेन में हो रहा है। ठीक है, अब आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा, खाली मास 3 का होगा। तो मास 3 का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये आर है सपोज, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा आपका, ओनली एम आर स्क्वायर, राइट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही कह रहे हो रुद्र, ये एक कोनिकल बनेगा। ठीक है, अब आप अगर मतलब ये यहां से ऐसे जुड़ा रहेगा, ये मास 3 ऐसा घूमेगा आपका, है ना? ये ऐसा ऐसा दिखेगा ये आपको। ये विजुअलाइजेशन ही जरूरी है, यही क्वेश्चन में काम आएंगे, ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको बार बार चैलेंज करूंगा विजुअलाइज करने के लिए। अब आर तो आपको पता नहीं है, आपको साइड पता है, तो आप आर निकाल सकते हो। ठीक है, तो आर कितना हो जाएगा आपका, ट्रायंगल लोगे, ये ट्रायंगल हम ले लेते हैं, तो देखो ये 60 हो गया, ये ए हो गया, ठीक है, ये आर हो गया, तो आर इज नथिंग बट ए साइन 60। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू एम ए साइन 60 का होल स्क्वायर, साइन 60 इज √3/2, तो a √3/2 का होल स्क्वायर, तो दिस विल बिकम 3ma² 4, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको, इमेज एकदम विजुअलाइज होना चाहिए, आंख बंद करके एक बार आपको जरूर इमेजिन करने की कोशिश करनी है कि भाई ये घूम कैसे रहा है। ठीक है, यहाँ दो मास है, इसको पकड़ा मैंने, ऐसे ऐसे घुमाया, अब ये कैसे घूम रहा है। ठीक है, राइट, समझ में आ रही बात? तो आप किसी भी साइड के अलोंग, 3 साइड होती है ट्रायंगल के, किसी भी साइड के अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन लोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही मिलेगा। ठीक है, और कोई तरीका है क्या इसको घुमाने का? ठीक है, और किसी तरीके से ये घूम सकता है क्या, चलो देखते हैं। हमने ये लिया, ठीक है, अब मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ये थर्ड साइड के पैरेलल में इस मास नंबर 3 से गुजार रहा हूं। ठीक है, और थोड़ा समझने के लिए काम करते हैं, यहां ना लेकर के इसको ऊपर ले लेता हूं मैं, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अब इसके अबाउट मैं ओमेगा से घुमा रहा हूं। ठीक, ये मास नंबर 1 ले लिया मैंने, 2 लिया, 3 लिया, ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तीनों का मास m, राइट, साइड ए। पहले तो आप इसको इमेजिन करके देखो, ठीक है, कैसा बनेगा ये। अगर मान लो मैं बोलूं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स है, वाई है, जेड है, कौन से प्लेन में मूव करेगा ये? रोटेट करते समय कुछ ऐसा दिखाई देगा ये। ठीक है, मूव ये अगेन वाई जेड प्लेन पे ही करेगा, राइट, ये मूव कहां करेगा, वाई जेड प्लेन पे ही करेगा। ठीक है, अब अगर आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो देखो, ये मास नंबर 1 तो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट नहीं करेगा, मास नंबर 2 और 3 जनरेट करेंगे, तो इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना है। ठीक है, इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना है, राइट। अब ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा,
ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ये ए है, ठीक है, इसको मैं आर ले लेता हूं, दोनों केस में सेम होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ए साइन 60, ठीक है। तो एम इंटू ए साइन 60 का होल स्क्वायर प्लस एम इंटू ए साइन 60 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एम ए √3/2 का होल स्क्वायर प्लस एम ए √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 3ma² प्लस 3ma²। तो ये आपका हो गया 3/2ma²। दिस विल बी योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ रहा है सबको? ये पूरा ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स है। यहाँ पे आपको बहुत सारी ज्योमेट्री लगा लगा करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट, कैसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। कितने लोगों को समझ में आ गया, फटाफट से एक बार हैंड रेज कर दो। आप इसके रोटेशन में जब रोटेट हो रहा है तो कैसे दिखेगा ये आपको इमेजिन भी करना है, ठीक है, कैसा दिखेगा ये, राइट। प्लेन भी बिल्कुल पूछ, प्लेन मतलब आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि प्लेन से आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइन करना पड़ेगा ना। आप सोचो कि आपको एक ये मास दे दिया गया, अब आप कितने तरीके से उसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में किसी भी तरीके से रोटेट करा सकता है। अनन्या क्या हुआ, आपको समझ में नहीं आ रहा? यस सर। सर ये मास जो हमने यहाँ पे हमने किया ये फिक्स्ड है यहाँ पे, जो टॉप मास जहाँ पे हमने एक्स्ट्रा रोटेशन लिया है। फिक्स है मतलब? सर मतलब वो रो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मतलब हो रोटेट कैसे हो रहा है। इसके अबाउट इसको घुमा रहे हैं गोल गोल, इस मास के अबाउट। तो सर वो शेप कैसी आएगी, ऐसे मुझे नहीं समझ आया। मुझे लगा कि सिलेंड्रिकल सा बनेगा वो कुछ, अगर ये दोनों मासेस उस तरफ ऐसे रोटेट करेंगे तो। मैं खाली इसका और इसका बता रहा हूं आपको, बनेगा सिलेंडर ही, ये तो रहेगा ही ना, ये पॉइंट तो अटैच्ड है ही, वो तो है ही आपके अटैच्ड। मैं आपको सिर्फ इसका बता रहा हूँ कि ये रोटेशन आपको ये डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए कि ये इधर एक सर्कल क्रिएट कर रहा है वाइजेड प्लेन पे, और ये वाला मास इधर एक सर्कल क्रिएट कर रहा है, और ये सेंटर से कनेक्टेड रहेंगे हमेशा। ये बीच में आपके लगे हुए हैं लाइन, वो ऐसी लाइन नहीं खींची हुई, वो कनेक्टेड है वहां पे, ये तीनों मास एक साथ है, राइट, एट एनी पॉइंट ऑफ फाइट, तभी तो रिजिड बॉडी है। अगर अलग अलग हो गए मास तो फिर तो सबका अलग अलग स्टडी करेंगे ना, ठीक है। तो आप सही बोल रहे हो, बन रहा सिलेंड्रिकल ही है, लेकिन अभी मैं उसका मतलब, मेरा ये शेप से मतलब था कि आपका ये मास आपके रोटेट कैसे हो रहे हैं अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये दो मास 2 और 3, ये समझना आपको जरूरी है। प्लेन समझ में आना चाहिए, प्लेन कौन सा जा रहा है मेरा, क्लियर है अभी? यस सर। करते चलो, प्रैक्टिस करते चलो, धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। और कैसे घुमा सकते हैं इसको हम लोग, जैसे मान लो आपको ये मास मिला, ठीक है, अभी हम लोग 3 मास सिस्टम की ही बात कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ। 1 2 3, डिस्टेंस ए, मास एम। अब मान लो अगर मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग ले लिया, ठीक है, मास नंबर 1 पे फिट किया मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन वो है जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। आपका ए मास यहां रखा हुआ है ना, और ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो ट्रायंगल है वो एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है, ट्रायंगल जो है वो एक्स वाई प्लेन पे। अब बताओ, और इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है,
मतलब मैंने एक मास फिक्स किया, ठीक है, ये मेरा मास फिक्स है, दो मास उसके ऐसे चारों तरफ घूमे, कैसा शेप क्रिएट करेंगे, कौन से प्लेन में घूमेंगे, कौन से प्लेन में घूमेंगे ये? और शेप क्या बनाएंगे? जेड एक्सिस के अलॉन्ग, सपोज अपने पेन को आप पकड़ के अगर आप सोचोगे कि ये जेड एक्सिस है, कोनिकल कैसे बनेगा शेप? सर्कुलर बनना चाहिए भाई। ये आप एक ट्रायंगल बना लो ना, आपने अपने जो जहां पे आप नोट्स बना रहे हो वहां पे ट्रायंगल बनाया होगा। अब इस थर्ड पॉइंट के ऊपर अपना पेन रखो, ठीक है, इस थर्ड पॉइंट के ऊपर पेन रखो, ठीक है, कि ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आपका पेन आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इमेजिन करो भी उसके चारों तरफ घूम रहा है ऐसे गोल गोल, ठीक है, तो कौन सा शेप दिखेगा आपको? पंखा चलता है, पंखा कैसे चलता, पंखा चलता है, क्या दिखाई देता है आपको? सर्कुलर दिखेगा, डेफिनेटली सर्कल दिखेगा आपको, ठीक है, ये ऐसा घूमता रहेगा एक्स वाई प्लेन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है आपका? ये जेड एक्सिस है, ठीक है। बता सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहली बात वन तो जनरेट करेगा नहीं, क्योंकि वन एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही, वन आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं जनरेट करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन जनरेट करेगा? टू और थ्री करेंगे। कितना होगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में? कितना होगा, कैसे निकालेंगे, क्या चाहिए रहता है हमें? एक्सीलेंट रुद्र, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक लड़के को समझ में आना शुरू हो गया है, दिख सकता है आंसर से। इफ यू डू नॉट वांट टू वेस्ट योर टाइम एट होम, ठीक है, आप एक्टिव हो जाओ क्लास के अंदर। आप यहाँ जितने एक्टिव रहोगे आपको घर पे उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी, सारे डाउट यही क्लियर होंगे। हम नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा लेंगे, मैं स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा, मैं डेली लूंगा रोटेशन की 1 घंटे की क्लास, मैं कल भी अरेंज करूंगा, मैं परसों भी करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। हमारा टाइम भी लंबा नहीं खींचेगा, एक्टिविटी यही करते हैं क्लास की। अदरवाइज मेरे को क्या, मैं तो लिखता चला जाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। यही समझो, सब कुछ यही करेंगे क्लास के अंदर। रुद्र को समझ में आ गया, बाकी लोग कैसे लेंगे डिस्टेंस, थोड़ा सोचो तो। आप पेन को रखो, आपने ट्रायंगल बनाया ना, ट्रायंगल के ऊपर पेन को रखो यहाँ पे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपका मास नंबर 3 और मास नंबर 2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है, देखो, खुद देखो ना, समझ में आएगा। ए ही होगा, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज डू द एक्टिविटीज। अश्नी, ठीक है, रुद्र इज डूइंग, अंशिका, अनिका, एवरीबॉडी, जय। भाई अगर मैं इसको जेड एक्सिस रख रहा हूं तो एक्स वाई एक्सिस का कोई भी पॉइंट जेड एक्सिस पे 90 डिग्री पे ही होता है, तो ये जो साइड की लेंथ है यही इसका आर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 ma स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, राइट।
मान लो मैंने ये लिया, इसको मैंने सेंटर से ऐसे जोड़ दिया ना, सेंटर पे कोई मास नहीं है, राइट। और सेंटर पे मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड एक्सिस के अलॉन्ग रख रहा हूं, ठीक है। अब इसको ऐसे घुमा रहा हूं। अब जो ट्रायंगल आपने बनाया उसके बीचों बीच पेन को रख लो, वो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब आप इसे घुमा रहे हो, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये आर आपका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। अब तीनों ही मासेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट करेंगे, मतलब 3 mr स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से एक छोटा सा ट्रायंगल बना लो, ये एंगल 30 डिग्री होगा, यहां बना देता हूं। ये डिस्टेंस आर है, ठीक है, ये 30 डिग्री है और ये a/2 है। लगाओ ट्रिग्नोमेट्री। बेस और रेडियस के बेस और आपका हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन कहां से मिलता है, कॉस से मिलता है। तो cos 30 इज इक्वल टू a/2r। cos 30 इज नथिंग बट √3/2, a/2r, 2 से 2 कैंसिल, तो r इज इक्वल टू a/√3। पुट करो यहाँ पे 3, ठीक है, m a/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3m × a² / 3, 3 से 3 कैंसिल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया आपका, ma²। समझ में आ रहा है। अच्छा ये स्टार्ट है ना, इसलिए हम लोग को इतना कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, अदरवाइज ये वर्बल क्वेश्चन है, इसको आप देखते बता देते कि अरे सर ये तो ma² हो जाएगा, ठीक है। बेटा ये 20 से जाएगा ना, ये लाइन 20 से सेंट्रॉइड को कनेक्ट करेगी, तो ये 30 डिग्री का एंगल आना चाहिए आपका। टोटल 60 होता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में। क्लियर है, समझ में आ रहा है। 4 मास ले लेते हैं, चलो अब इसको घुमाते हैं, कैसे कैसे घुमा सकते हैं। दिस चैप्टर इज ओनली फॉर दोज हु रियली एंजॉय सॉल्विंग फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स और मैथ्स के कॉम्बिनेशन जिन्हें पसंद है, मैथ्स कम लगेगी, मैथ्स सिंपल कैलकुलेशन के लिए लग रही है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप में से कोई ऐसा है जिससे कि सर एग्जाम में क्या क्या आएगा बता दो, हम वो रट लेंगे, तो आपके लिए फिर ये चैप्टर नहीं है, ठीक है। कितने लोगों को मजा आ रहा है कैलकुलेट करने में, हैंड रेज करो, ठीक है। किसी को मजा नहीं आ रहा, बोरिंग लग रहा है। बहुत मजेदार है ये चैप्टर रोटेशन, अगर आपका इंटरेस्ट आ गया ना, बहुत मजेदार चैप्टर। देखो कैसे कैसे इसको घुमा सकते हैं। 4 मास का सिस्टम है, स्क्वायर ले लेते हैं, साइड ए ले लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर की। हमें इमेजिन करना है कि किसको कैसे कैसे रोटेट करा दो, ठीक है। इमेजिनेशन का गेम है सारा। हम सोचेंगे कैसे कैसे, एक काम करते हैं, एक साइड के अलोंग ले लेते हैं पहले, राइट। पहले हम साइड के अलोंग ले लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको ऐसे ओमेगा से घुमाया, ठीक है। अब आप लोग बताओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, चलो। एक साइड के अलोंग हमने ले लिया है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अब सीख गए लोग, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मनस्वी का भी सही है, रुद्र का भी सही है, बाकी लोग भी। एक्सीलेंट मनस्वी, एक्सीलेंट, ठीक है। तो देखो ये खाली आप अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4,
हाँ वेरी गुड अनन्या, वेरी गुड। ठीक है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक पार्ट, अदरवाइज ये चैप्टर नहीं क्लियर होगा और अकेले बैठ के नहीं पढ़ पाओगे, नहीं होता। ठीक है, ये जंग जो है बड़ी अकेले जीतने वाली नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, एम, खाली ये दो ही तो करेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये लिया है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट हो गया, स्क्वायर शेप है आपका, तो कितना हो गया, मास नंबर 3 मास नंबर 4 जनरेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। ठीक है, 2 ma स्क्वायर, वेरी गुड। अब पोजीशन बदलते जाते हैं, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। सिलेंडर बनेगा, बिल्कुल सही। ठीक है, रोटेशन का प्लेन क्या होगा अगर एक्स वाई जेड कर रहे हैं तो, वाई जेड होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो अब देखते हैं, अब थोड़ा सा एक्सिस ऑफ रोटेशन को इधर उधर चेंज करते जाते हैं। साइड के अलोंग तो ले लिया, अब किसके अलोंग करा, डायगोनल के अलोंग करा दें। चलो डायगोनल के अलोंग कराते हैं, ये लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, बताओ। मासेस सबके एम ही हैं हमारे। वाह, वाह, तुम तो इंटेलिजेंट हो गए हो। एक ही बार में हो गया मतलब, वेरी गुड। हाँ रुद्र, क्या हो गया इस बार, तो पीछे रह गया। अब यहाँ से डिस्टेंस ना, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। अभी तो बचपन से करते आ रहे हो, ये डिस्टेंस a/√2 होता है ना। सेंटर से, स्क्वायर के सेंटर से ये डिस्टेंस a/√2 होता है। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट कौन करेगा, 2 और 4 तो एक्सिस पे ही आ गए, इनका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, जनरेट कौन करेंगे, 1 और 3 करेंगे। तो क्या हो गया ये, m इंटू a/√2 का स्क्वायर प्लस m इंटू a/√2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये, ma² बाई 2 प्लस ma²बाई 2, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका हो गया ma²। राइट, दिव्यांश, आज तुम कहाँ गायब हो, तुम्हारा कोई आंसर नहीं आ रहा, गलत बात है। आई एम हैविंग वेरी हाई होप विद यू। और कहाँ घुमाया एक्सिस ऑफ रोटेशन, डायगोनल ले लिया, प्लेन में तो दो ही होंगे, या तो अलोंग द साइड होगा, अलोंग द डायगोनल होगा। चलो एक काम और करते हैं डायगोनल के साथ अभी। दिव्यांश, जय, प्रियांश, ये हमारा डायगोनल है ना, इसके पैरेलल ले लिया यहाँ पे, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब घुमा रहे, ठीक है। अब बताओ, मास m, साइड a,
नहीं मनस्वी, हमें इस बार नहीं होगा। अरे वाह शर्मा जी, अनन्या गड़बड़ है। शर्मा जी आपका बिल्कुल सही है। शर्मा जी छा गए यार, तुम तो फोड़ फाड़ आदमी निकले मतलब। होना भी चाहिए, शर्मा हो बनती है। नहीं। कुछ लोगों के ही आंसर्स आ रहे हैं, बाकी लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, देन दे विल बी इन ट्रबल। मतलब ये चैप्टर आपके लिए बोझा बन जाएगा थोड़े दिन में। मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ आपको। नाम ही है आपका रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, रोटेशन समझना है तो मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्वेश्चन से होंगे, फिजिक्स बिना क्वेश्चन से थोड़ी समझ में आती है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो इस मास का ये हो गया, इस मास का ये हो गया, और इस मास का ये हो गया। ठीक है, अब ये डिस्टेंस तो आपका a/√2 हो गया, ये डिस्टेंस a/√2 हो गया, और डायगोनल आपका √2a होता है, इसे बचपन से कर रहे हो। ठीक है, तो अब ये तीन मास है, सपोज को मैं 1 2 3 4 नंबरिंग दूं, तो 1 का तो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, 2 3 4 का है। तो क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, m × a/√2 का होल स्क्वायर। 3 का कितना हो गया, m × √2a का होल स्क्वायर। और 4 का भी हो गया ma/√2 का होल स्क्वायर। आप कर लो इसे कैलकुलेट, ma²/2, 2ma² प्लस ma²/2, तो ये आपका आ जाएगा 3ma²। राइट, नो इशू। आई वुड लाइक टू आस्क अदर्स। ठीक है, अनिका, अंशिका, अर्पित, असनी, दिव्यांश, जय, है ना। जय मतलब पता, कुछ तो गड़बड़ था जगन्नाथपुरी में, कुछ तो गड़बड़ हुआ तेरे साथ। मतलब जब से पूरी से लौटा है, मतलब जवाब देना बंद कर दिया तूने। दिव्यांश को क्या हो गया आज। ठीक है, चलो मेरा काम है आपको बताना, बट आप लोग अगर नहीं कर रहे हो सॉल्व तो यू विल बी इन ट्रबल। ठीक है, अदरवाइज फिर इतनी डिटेल क्लासेस का कोई सेंस नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मैं चाहूँ तो आधे घंटे में भी खत्म कर दूं, मैं कुछ भी ये सब सॉल्व ना कराऊं इतना डिटेल। किन के स्कूलों में चैप्टर्स हो चुके हैं, जरा रेज योर हैंड। तो स्कूल वालों ने कराया है इतना सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन सब बताया, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी तो पॉइंट मास का ही चल रहा हूँ, बहुत बहुत बेसिक पे चल रहा हूँ, तो रिजिड बॉडी शुरू भी नहीं किया मैंने। तो कराया स्कूल वालों ने इतना, कैसे कैलकुलेशंस करने हैं। हम्म, अनिका, अश्नी कराया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार यहाँ पे करते चलो क्वेश्चन, प्लीज साथ में सॉल्व करो। ठीक है ना। अश्नी, पेन कॉपी लेकर के बैठना है और सॉल्व करना है बच्चे क्वेश्चन। बिना पेन पेपर के क्लास में नहीं बैठते। ठीक है। तो सॉल्व भी करो और आंसर करने की कोशिश करो कि सबसे पहले मुझे करना है, तब तो मजा है क्वेश्चंस का। चलो और देखते हैं और कैसे रोटेट करा सकते हैं स्क्वायर को। अगर मान लो, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, इसका तो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर आना चाहिए। एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने एक मास के ऊपर ले लिया अलोंग जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन है ये, ठीक है, जेड डायरेक्शन में लिया मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन। साइड ए मास एम, बताओ कितना होगा।
धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ाते जाओ, स्क्वायर है, सारे डिस्टेंसेस आपको याद होने चाहिए। मास नंबर 1 के अलोंग जेड डायरेक्शन में ले लिया। अनन्या फिर अच्छा खा गए तुम। रुद्र बिल्कुल सही है। कभी भी सॉल्व कर रहे हो ना तो आप प्लीज, जहां मैं जेड डायरेक्शन बोलता हूं, जहां पे आपने ड्रॉ किया होगा फिगर, उसमें अपना पेन रख लो ऊपर। हाँ, मनस्वी आपसे भी वही गलती हुई है। दिव्यांश बिल्कुल सही। मनस्वी से भी वही गलती हुई है जो अनन्या से हुई है। ठीक है, सेम। वेरी गुड दिव्यांश, बैक इन फॉर्म। अब आया ना मजा। राइट। अब देखो क्या हो जाएगा। मास नंबर 1 2 3 4 है। ठीक है, तो आपका 1 तो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है, वो तो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट नहीं करेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कहां से जनरेट होगा? 2 का जनरेट होगा। तो 2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ए ही रहेगा, एम ए स्क्वायर। 3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डायगोनल के बराबर होगा ना, इसलिए बोल रहा हूं पेन रखो तब समझ में आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से आ रहा है इसका। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? डायगोनल कितना होता है? √2a, तो m इंटू √2a का होल स्क्वायर, प्लस 4 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन a रहेगा, तो दिस विल बिकम 4m स्क्वायर। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, चलो एक चीज और देखते हैं, है ना। आई थिंक आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास है ना।